उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में शिक्षा का विकास, यानी आधुनिक भारत जो था उसमें 19वीं शताब्दी के बाद भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। थोड़ा सा प्राचीन काल की दृष्टि से हम नज़र डालते हुए इस स्तर तक चलेंगे कि आधुनिक भारत में आते आते शिक्षा का कितना विस्तारीकरण हो चुका था और क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया, किसको इसमें जनक माना जाता है, क्या किसने बदलाव कर दिया कि भारत की संस्कृति आज भी कुछ न कुछ प्रभावित है और हमारे संस्कृति कैसी रही है, इस पे थोड़ा सा विचार किया जाएगा। भारत में अगर देखा जाए तो भारत को जो ब्रिटिश शासन की विरासत मिली, बहुत से प्रश्न ये उठते हैं कि अंग्रेजी शासन ने भारत को क्या प्रदान किया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो अनेक अंग्रेज विद्वानों का यह मानना है कि भारत की एकता, राष्ट्रीय भावना, दृढ़ शासन, आधुनिक शिक्षा, शांति और व्यवस्था, कानून का शासन और बहुत से जो आधुनिक तकनीकियों का विकास हुआ तेजी में, भारत रेलवे की और भी तमाम चीज़ों की तरफ, टेलीग्राफ डाक सेवा की तरफ बढ़ा है, वो आधुनिकरण की जो देन रही है ये अंग्रेजी शासन की प्रमुख देन रही है। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो बहुत से विद्वानों का मानना है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक दृष्टि से भी शोषण किया, हस्त और लघु उद्योग धंधों को भी नष्ट किया, औद्योगिकरण में बाधा डाल दिया। फिर इसके बाद क्षेत्रीय और सांप्रदायिक जो भावनाएं थीं, कई भागों में वहां पर जाति धर्म के आधार पर इन्होंने बंटवारा करने का भी भारत में काम किया। ये भारत विभाजन के लिए भी उत्तरदायी हुए। कौन? ये अंग्रेज। इन्होंने दिया तो, लेकिन अभी हमने बताया कि भारत के आर्थिक दृष्टि से शोषण किए, हस्त और लघु उद्योग धंधे को यानी औद्योगिकरण को रोक दिया इन्होंने। फिर क्षेत्रीय और सांप्रदायिक वाद में इन्होंने कई क्षेत्रों को भारत विभाजन के लिए भी ये जिम्मेदार माने जाते हैं। अनेक तरीके से अगर देखा जाए तो इनके द्वारा जो हमारे धर्मों को क्षति पहुंचाई गई उनको बचाने के लिए धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों को हम लोगों ने पढ़ा। भारत का जो संवैधानिक विकास था इन लोगों के द्वारा जो लाया गया था, उसमें फिर हम लोगों ने संशोधन करके अपने संविधान में अनेक अनेक चीज़ों को समाहित किया। भारत की आर्थिक नीति पर भी प्रभाव पड़ा इनके द्वारा। स्थानीय स्वशासन पर भी प्रभाव पड़ा, जो लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन की नीतियाँ थीं। विदेश नीति, समाचार पत्र एवं शिक्षा का विकास, ये भारतीय जो रियासतें थीं इन पर भी पड़ा इन अंग्रेजों का प्रभाव। अगर देखा जाए भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो इसमें प्राचीन काल में बहुत से चीज़ों से परिवर्तन होते होते आधुनिक कालों में हम आए हुए हैं। ठीक, तो चलेंगे हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल से भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ है कैसे हुआ है। तो प्राचीन काल में जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ करता था वो था गुरुकुल। गुरुकुल के साथ साथ आश्रम हुआ करते थे, जहां पर ऋषि मुनि बैठ करके अपने शिष्यों को क्या करते थे? ज्ञान देते थे। इसके बाद बौद्ध मठ हुआ करता था, यानी प्राचीन काल में गुरुकुल, आश्रम और बौद्ध मठ हुआ करता था जहां से लोग ज्ञान प्राप्त कर पाते थे। ठीक, इसके प्रमुख जो केंद्र हुआ करते थे वो तक्षशिला था, नालंदा और विक्रमशिला, सांची, तमाम जगहों पर ये जहां पर बौद्ध धर्म जैसे सांची का था। ठीक, तो तमाम जगह के केंद्र थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सांची और भी जगहों पर बौद्ध धर्म और भी धर्मों से संबंधित शिक्षा दिए जाते थे। और प्राचीन काल से बदल करके जब हम आगे की तरफ बढ़े तो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव रहा है। दिल्ली सल्तनत का काल चला हो या मुगल काल 712 ईस्वी के बाद मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है तो हमारे यहाँ मुस्लिम संस्कृति का जो फारसी भाषा हो जाती है, अरब संस्कृति की कुछ न कुछ यहाँ पर भारत में छाप छोड़ती है। तो ये मुस्लिम जो रहा है, मुस्लिम शासन रेगुलेशन का पीरियड रहा। इसमें मदरसों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ठीक, मदरसे ये जो सल्तनत काल में है, जौनपुर उस समय प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ठीक, जौनपुर को ही सिराजे हिंद, भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक, फिर मुगल काल में दिल्ली, बंगाल, आगरा, लखनऊ, अजमेर, तमाम जगहों पर जो मदरसे स्थापित किए गए थे शिक्षा के प्रमुख केंद्र के लिए। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि
आधुनिक काल में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो भारत का प्रथम गवर्नर हुआ, सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने 1781 में बंगाल में एक नए मदरसे की स्थापना किया था मुस्लिम शिक्षा के लिए। ठीक 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसी लॉर्ड विलियम जो हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसी का सहयोगी था सर विलियम जोन्स। इसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। इस संगठन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के इतिहास और कला संस्कृति के अध्ययन के लिए क्या किया जाना, भारत के इतिहास और कला संस्कृति के अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संस्था स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। कब, 1784 में। विलियम जोन्स कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी थे। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन, ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी था, जिसके द्वारा संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया गया। कहां पर, वाराणसी में। ठीक, भारत में भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का विकास चार्ल्स ग्रांट इन्हीं की देन है। इसी के दिमाग में पहले ये बात आया था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत के लोगों को अगर हमें बदलना है, यहाँ की कल्चरल व्यवस्था को बदलना है, हमने बताया था कि ये जो 1857 के प्लासी की युद्ध, 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो औद्योगिकरण के तरीके से, नए तरीके से इन्होंने भारत को एक उपनिवेश बनाने का काम किया। उस उपनिवेश में इन्होंने भारत में अपने सामानों को बेचने के लिए यहाँ की कल्चरल व्यवस्था को बदलने का काम किया था अंग्रेजों ने। तो इसलिए कल्चरल व्यवस्था को जब बदलना था, यानी यहाँ की संस्कृति व्यवस्था को, हर चीज को बदलना था, तो वो यूरोपियन संस्कृति यहाँ पर ला करके पाश्चात्य शिक्षा को यहाँ पर, या पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर लाएंगे। तो उनका मानना था कि अगर हम अपनी संस्कृति में इनको ढाल देंगे तो जो हमारे यहाँ चीजें तैयार हो रही हैं, भारत से कच्चा माल जा रहा है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जो चीजें तैयार होकर के आ रही हैं वो भारत आएंगी तो यहाँ बिकेंगी, इसलिए ऐसा किया गया। तो चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स था, इसके दिमाग में आया कि क्यों ना भारत की जो शिक्षा संस्कृति है, शिक्षा व्यवस्था है, इसी को इंग्लिश में बदल दिया जाए। क्योंकि वो जानता था कि इसमें बड़ी बुजुर्गों को नहीं बदला जा सकता। कोई भी बड़ा है, बुजुर्ग है, उसको उसके माध्यम से समझाने के प्रयास से उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो होंगी, धीरे धीरे जो छोटे बच्चे हैं, अगर इनको हम विद्यालय से शुरू से अपने शिक्षा व्यवस्था में अपने इंग्लिश शामिल करते हैं, अपनी हर चीज कल्चरल सिस्टम को सिखाते हैं, तो वो हमारे संस्कृति में ढल जाएंगे और हमारे तरीके से हमारे आपसों में काम करेंगे। भले उनमें खून हर चीज भारत का होगा, लेकिन वो काम किसके लिए करेंगे, हमारे ब्रिटिश के लिए करेंगे, हमारे यूरोप के लिए करेंगे। इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक। लेकिन अगर केवल पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है आधुनिक भारत के इतिहास में, तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, लेकिन इंग्लिश में ए ही माना जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक बनवाया था, क्या, एक फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया। कहां पर, कलकत्ता में। लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। सहायक संधि क्या थी, हमने इसके विषय में बहुत विस्तृत चर्चा किया है पिछली कक्षाओं में। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। ठीक, इस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरी का मतलब जो ईसाई धर्म से संबंधित संत थे, उनका भारत में आगमन हुआ। और जब उनका भारत में आगमन हुआ तो यहाँ की संस्कृति व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक व्यवस्था को भी बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर धर्म को लेकर के बहुत बड़ा ढोंग चल रहा था उस समय में। ठीक है, इसीलिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए ताकि सुधार किया जा सके। उस समय मूर्ति पूजा बहुत बड़ी स्तर पर फैल चुकी थी, अंधविश्वासों में लोग घिरे हुए थे। ठीक, तो 1813 में जब ईसाई मिशनरी चार्टर एक्ट पारित हुआ, ईसाई मिशनरी यानी ईसाई संतों का भारत में आगमन हुआ, तो उसी समय इसी एक्ट के तहत जो राजलेख आया था, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए बजट पारित किया गया कि प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे भारतीय समाज सुधारक जो हुए, इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में कैसा परिवर्तन लाया है। तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना किए। इनके जो सहयोगी थे डेविड हेयर और हाइड ईस्ट थे, अंग्रेज ही थे। इनके सहायता से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया कलकत्ता में, जो अब प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है।
कुछ समय बाद भारत में शिक्षा समिति का गठन किया गया। किसका? शिक्षा समिति का कुछ समय के बाद भारत में गठन किया गया, जिसमें 10 सदस्य थे। कितने? 10 सदस्य थे। 2 फरवरी 1845 को मैकाले मिनट्स आया। ये मैकाले का रमणार्थ लेख कहिए या स्मरण पत्र कहिए या मैकाले मिनट्स कहिए, ठीक, ये आया। और उस समय तत्कालीन गवर्नर जो जनरल था भारत का में, वो विलियम बेंटिक था। 1835 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक, क्या कर दिया गया? भारत में इंग्लिश शिक्षा को भारतीय शिक्षा का, ठीक, मान दिया गया कि भारत में अब इंग्लिश शिक्षा हर जगह चलेगी। यानी इंग्लिश, भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ। ये जो लॉर्ड मैकाले का है, मैकाले मिनट्स, इसके विषय में हम बात करेंगे कि जो मैकाले मिनट्स था ये क्या था। मैकाले मिनट्स जो था, इसके मैकाले का रमणार्थ लेख कहते हैं या एक स्मरण पत्र, मरण पत्र के हिसाब से माना जाता है। यही पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल करके रख दिया। आज के भी इतिहास में भारत की शिक्षा व्यवस्था जो बदली हुई है, इसी मैकाले मिनट्स के तहत बदली है। इसने जो भारत में पाश्चात्य थी, ओरिएंटल एजुकेशन थी भारत में, यानी पुरानी जो संस्कृति शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसको ये पाश्चात्य शिक्षा, जो पश्चिमी देशों से, यूरोप की जो शिक्षा थी, उससे तुलना करके यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, ये अपने ब्रिटेन के या यूरोप के, ब्रिटेन के एक लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को इसने बहुत नीचा दिखाने का काम किया था। कौन? लॉर्ड मैकाले ने। इन्होंने अपने पिता को 1836 में एक पत्र लिख करके भेजा था कि यदि ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारा ये मिशन अंग्रेजी शिक्षा वाला सफल हो गया, तो आने वाले समय में देखना होगा कि बंगाल में एक भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां पर एक मूर्ति पूजा करने वाला बचेगा। ठीक, इनका मुख्य कार्य यही था कि इंग्लिश शिक्षा को बेस बना करके और भारत की इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया जाए। और यही हुआ। 1835 में इंग्लिश को पहली बार भारतीय शिक्षा में जोड़ा गया, यानी अंग्रेजी भारतीय शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, और ये प्रारंभ हो गया। लॉर्ड मैकाले बहुत तरीके से जो अंग्रेजी व्यवस्था को लेकर के हमारे भारत की शिक्षा संस्कृति पर अलग अलग तरीके से टिप्पणी किया, ठीक, वो बहुत गलत तरीके से टिप्पणी किया है और ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत नीचा दिखाने का काम किया। इसका जो प्रभाव पड़ा मैकाले मिनट्स का, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में अनेकों तरीके से प्रभाव डाला, जो आज भी कहीं न कहीं हमारे कई भाषाओं के विकास में बाधक बनी हुई है। हमारे भारत में जो भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में अभी बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनका विकास नहीं हो सका, तो इसी की देन है। और अंग्रेजी शिक्षा को इसने जो प्रभाव डाला कि पूरे हर जगहों पर अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अंग्रेजी शिक्षा को ही उचित बताया जा रहा था उस समय। लॉर्ड मैकाले जब था भारत में, लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल था, तो उस समय यही कहा जाता था, वरीयता भी दी जाती थी नौकरियों में, जिसके पास अंग्रेजी शिक्षा बेहतरीन थी उसी को वरीयता दी जाने लगी और हर जगह अनिवार्य कर दिया गया, ऑफिसों से लेकर के हर जगह तक। और भारत के हर स्कूलों में छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक सबको अंग्रेजी शिक्षा में ही शिक्षा प्रदान करने की बात की जाने लगी। ठीक, इसने इनके मानना था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा लोग जानेंगे यहाँ के लोग, और वो हमारी कल्चरल व्यवस्था में जब ढलेंगे तो हमारी तरीके से बात करेंगे, भले उनमें वो देसी शरीर के होंगे, यानी अपने देश के शरीर के होंगे, रंग खून उनका सब कुछ भारतीय होगा, लेकिन जो भी उनकी कल्चरल व्यवस्था होगी, संस्कृति व्यवस्था होगी, जो कुछ भी गाएंगे वो हमारे तरीके से या हमारे तरह से गाएंगे। ठीक, इनका मानना ये था लॉर्ड मैकाले का। यही मैकाले मिनट्स है जिसे भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। इसने ही पूरे भारतीय शिक्षा को बदल करके रखा था। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे हम, और भी लॉर्ड डलहौजी के समय में जो भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन हुए, और भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कैसे कैसे विकास हुआ है, इनको देखते हुए चलेंगे। आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो चलेंगे, देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में शिक्षा का जो विकास रहा है। ये लॉर्ड डलहौजी का समय 1848 से 56 के बीच में जो रहा, 1854 में ही चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये
भारत में शिक्षा पर महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग अभी आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में जो शिक्षा पर व्यवस्था पर जो समितियां और जो आयोग स्थापित किए गए थे उसी पे था ये चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक, ये भी एक आयोग था। इसके तहत भारत में तमाम शिक्षा व्यवस्था में बहुत सी चीजों को सुधारा गया। यह भारतीय शिक्षा में बहुत से सुधार किया। कौन? चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आयोग आया, ये जो कमेटी बनी, बहुत सुधार किया और इसके सुधार के वजह से ही इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? आगे की तरफ चलेंगे। इसने सिफारिश क्या किया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन के लिए बात किया था? तो ये बात किया था, पहला, पाश्चात्य शिक्षा का विकास सरकार का उद्देश्य। इसके कहने का मतलब जो था, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब पश्चिमी देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी संस्कृत का, इसका विकास करना किसका उद्देश्य है? सरकार का उद्देश्य है। इसमें ये सिफारिश की गई थी। फिर कहा गया कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जाए ताकि जो ऊंचे पदों पर पहुंचे वो अंग्रेजी शिक्षा जब जानेंगे, अंग्रेजी के विषय मतलब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमारी तरीके से होंगे। ठीक, उनमें भले भारतीय खून होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो हमारी तरीके से काम करेंगे। फिर कहा गया कि जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर में स्थानीय भाषा का ही प्रयोग हो। जो निजी संस्थान है उनको अनुदान की व्यवस्था की बात की गई। आज भी जितने भी प्राइवेट कॉलेज, इंटर कॉलेज होते हैं, जब मान्यता प्राप्त होती है, मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो उन निजी संस्थानों को सरकार अनुदान देती है। राज्य सरकार भी देती है, केंद्र भी देती है, उनको अनुदान देने की व्यवस्था है। ठीक, कुछ अनुदान देती है, उनको पैसे देती है ताकि वो आगे विकास कर सके। आज भी ये प्रथा स्टार्ट है। ये इसी की देन थी, चार्ल्स वुड डिस्पैच की जो कमेटी थी, आयोग जो आया था। भारत में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा इस संस्थानों की स्थापना की जाने के लिए, यानी ऐसे संस्थान जिसमें तकनीकी शिक्षा भी दी जा सके, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा सके, ऐसे संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश किया था किसने? चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग ने। आगे की तरफ इसके द्वारा सिफारिश की गई 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए, और वो स्थापित किए गए थे कहां कहां? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों जगहों पर स्थापित की गई, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता था। आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगले जो शिक्षा का विकास अगले समय में, जिसके समय में हुआ, वो लॉर्ड रिपन था। 1880 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में हंटर आयोग आया। जो शिक्षा व्यवस्था में हंटर आयोग ने शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुधार भी किया। इसके निम्नलिखित प्रस्ताव थे। इन प्रस्तावों को हम देखेंगे कि जो लॉर्ड रिपन के समय में जो प्रस्ताव आया 1880 से 84 के बीच में हंटर आयोग लेकर के 82 में, क्या क्या हंटर आयोग ने प्रस्ताव लाया था। इसने कहा कि जो शिक्षा में अपनी मनपसंद के पाठ्यक्रम को आप चुनने की सुविधा हो गई। जैसे इंटर में या 9th में प्रश्न रहता है बच्चों के बीच, जैसे कि हम पीसीएम होंगे कि पीसीबी होंगे, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले साइंस वर्ग होगा कि कला वर्ग होगा। इसको लेकर बहुत पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ही में सब चलता था, तो लेकर विवादित थी। इसको शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अपनी मनपसंद पाठ्यक्रम को पढ़ने का सुविधा प्रदान किया गया। नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, नैतिक शिक्षा छोटे बच्चों को जो पढ़ाई जाती है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा की गई, जो आज भी जारी है। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा का विकास। प्रारंभिक शिक्षा विकास जो बचपन से मतलब छोटे जो विद्यालय हैं प्राइमरी स्तर के, इन वाली शिक्षाओं में जो है व्यवस्था परिवर्तन की गई। जैसे नई शिक्षा नीति में उसको अलग अलग चरणों में बांटी गई है। 12 साल की उम्र तक अलग अलग तरीके से अब शिक्षा देना है। उसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा विकास के लिए भी हंटर आयोग ने काम किया था। निजी संस्थानों की मदद की बात की गई थी कि जो प्राइवेट संस्थान खुल रहे हैं उनमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अनुदान देने की व्यवस्था करेगी, उनका मदद करेगी ताकि वो आगे बढ़े। ठीक, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाए, ये हंटर आयोग का ये सिफारिश था। इस प्रकार से तमाम कोठारी आयोग, शिक्षा पे तमाम आयोग आए हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम किए भारत के। ठीक, और ये जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके लिए भी अलग क्लास कभी लिया जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे, लॉर्ड कर्जन के समय में देखेंगे रैले आयोग आया। रैले आयोग, इसके समय में लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच था, जिसके समय में ही बंगाल विभाजन किया गया और इसके द्वारा इसके विपक्ष में बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1902 में इसके समय में रैले आयोग का गठन किया गया। रैले आयोग के तहत ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारत में जो विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी, उनसे संबद्ध जितने भी निजी संस्थान स्थापित होते थे उनको
बहुत से तरीके के पाठ्यक्रमों में बदलाव लाने की बातें की गई और बदलाव लाया भी गया। तो हम लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे भारत में जो शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग एवं कमेटियां बनी हैं, कौन कौन सी कमेटी थी, कब उसकी स्थापना की गई थी और किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लासों में। आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जा सकते हैं आप एकदम ठीक। जय। ठीक।